हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने विद्युत धारा के बारे में आपको बताया था, विद्युत धारा गणितों के बारे में हमने जाना था। आज हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। किस प्रकार का चालक है धात्विक? मेटल्स में क्या होता है और मेटल्स में या धातुओं में किस प्रकार से आवेश का प्रवाह होता है। देखिए, अगर हम किसी चालक की बात करें, हमें मान लीजिए कोई चालक दिया गया है। चालकों के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक से या नाभिक के आकर्षण से बिल्कुल मुक्त होते हैं। नाभिक के आकर्षण का उन पर प्रभाव लगभग शून्य होता है। इस कारण क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एटम की बात करें हम, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन ये मुक्त हो गया, ये नाभिक के प्रभाव में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से क्रिस्टल के अंदर कहीं भी विचरण कर सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धात्विक चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक के आकर्षण से मुक्त होने के कारण इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। करेक्ट। पूरे क्रिस्टल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी विचरण कर सकते हैं और यहां पर हम इनको एक इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चालक है, चालक में जब परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो चुके हैं तो परमाणु का जो रिमेनिंग भाग है वो धनावेशित रहेगा क्रिस्टल में। ये धनावेश ये अपने स्थान पर ही है। ये जो परमाणु है ये अपने स्थान पर ही स्थानीकृत है, परंतु इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। पूरे क्रिस्टल में इधर से इधर इनकी गति चलती रहती है और लगातार इनकी टक्कर आयनों से होती रहती है। जालक में या क्रिस्टल जालक में जो आयन्स हैं उनसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार टक्कर करते रहते हैं। तो इस प्रकार इनकी दिशा टक्कर के पश्चात चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉनों की गति है उसे हम कहते हैं यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति कहते हैं। अब हमने पढ़ा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर आवेश निरंतर गतिशील है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिस्टल में लगातार इधर से इधर गति कर रहे हैं। तो अगर आप किसी धात्विक चालक के हाथ लगाएं तो विद्युत धारा का अनुभव होना चाहिए या नहीं, क्योंकि आवेश का निरंतर प्रवाह हो रहा है। क्या किसी चालक से हम विद्युत धारा अनुभव कर सकते हैं बिना बैटरी के? आप देख सकते हैं चालकों में लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो हम विद्युत धारा का अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण यह है इलेक्ट्रॉनों की गति है यादृच्छिक, और इसका अगर हम औसत निकालें इस गति का तो औसत का मान होता है 0। औसत वेग वो होगा 0। रैंडमनेस होने के कारण, यादृच्छिक गति होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में काम कर रहे हैं। हम जब गणना करते हैं फिजिक्स में तो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनको इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में देखते हैं। अणुगति सिद्धांत हम लगा सकते हैं जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, क्योंकि ये मुक्त है, एक तरह से स्वतंत्र है, क्रिस्टल में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। राइट। तो यादृच्छिक गति का जो औसत होता है वो 0 होता है।
इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर हम एक काल्पनिक क्षेत्रफल माने, ये मान लीजिए काल्पनिक क्षेत्रफल है इसके अंदर, तो इससे दाईं ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन तथा बाईं ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी दाईं ओर क्रॉस करके जाने वाले प्रति सेकंड और प्रति सेकंड बाईं ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का मान समान होता है। तो इस पृष्ठ से क्या नेट आवेश प्रवाहित हुआ? मान लीजिए प्रति सेकंड 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दाईं ओर, और यहां भी प्रति सेकंड 1000 इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जा रहे हैं, तो इससे नेट आवेश क्या किसी निश्चित दिशा में प्रवाहित हुआ? नो, 1000 माइनस 1000 0। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण हमें विद्युत धारा का अनुभव नहीं होता है और विद्युत धारा में इनका योगदान नहीं होता है। करेक्ट? तो आप हमेशा ही ध्यान रखें, भौतिक विज्ञान में हम ऑलवेज यादृच्छिक मूवमेंट का जो औसत होता है वो 0 लेते हैं। ऑलवेज कहीं भी हम लेंगे रैंडमनेस हैज 0 नेट वैल्यू। अपनी लाइफ में भी आप देख सकते हैं, अगर आप रैंडमली कभी इधर कोई दिशा नहीं है तो हमारा जो परिणामी मान होगा, परिणामी हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो 0 होगी। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें एक डायरेक्शन की आवश्यकता है, राइट? अब आप समझ सकते हैं, अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर में प्रत्येक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो कॉपर के प्रति मीटर क्यूब सैंपल में अगर आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो वो होती है 8.49 इंटू 10 की पावर 23 प्रति मीटर। अगर कॉपर का 1 मीटर क्यूब का सैंपल लिया जाए तो उसके अंदर 8.49 इंटू 10 की पावर 23 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये, राइट? और इन इलेक्ट्रॉनों को हम एक इलेक्ट्रॉन गैस मान सकते हैं। गणना जब हम करते हैं किसी भी प्रकार की मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संबंधित, तो इलेक्ट्रॉन गैस मानते हुए गणना करते हैं। अब यहां पर जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इनकी आयनों से टक्कर होती रहती है। एक टक्कर यहां हुई, गति आप देख सकते हैं इस प्रकार की गति। इस गति को हम कहते हैं जिगजैग, जिगजैग गति, जिगजैग मोशन। इस प्रकार की गति। और यहां पर क्या हो रहा है? टक्कर हो रही है। टक्कर के बाद इसकी दिशा चेंज हो रही है। यहां भी टक्कर हो रही है आयनों से, यहां भी टक्कर हो रही है। हर टक्कर के पश्चात इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहां तक एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में ये एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है, एक दिशा में गति करता है, परंतु जैसे ही टक्कर हुई दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो इसका औसत हमने 0 लिया है। यहां हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, माध्य मुक्त पथ। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है अणुगति सिद्धांत में। माध्य मुक्त पथ क्या है? एक टक्कर और दूसरी टक्कर के मध्य जो औसत दूरी है, जैसे मान लीजिए 10 टक्कर हुई और ये दूरियां हमने काउंट कर ली, ये दूरी डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2 क्रमागत टक्करों के मध्य, ये पहली टक्कर, ये दूसरी टक्कर, 2 क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ, इसे हम व्यक्त करते हैं लैम्डा से। और माध्य, अगर आप बहुत सारी टक्कर की दूरी लेते हुए टक्कर से विभाजित कर दें तो वो उसके माध्य को व्यक्त करता है। करेक्ट? तो ये है माध्य मुक्त पथ। मुक्त यानी कि जिस पथ पर उसकी टक्कर नहीं हुई, वो दूरी जिसमें इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं करता है, उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। करेक्ट? अब ये जो लगने वाला समय है,
एक टक्कर से दूसरी टक्कर के मध्य जो लगने वाला समय है, माध्य समय, औसत समयांतराल जो है टक्करों के मध्य, क्रमागत टक्करों के मध्य, पहली टक्कर यहां, दूसरी टक्कर यहां, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो औसत समय लगा, उस औसत समय को कहते हैं हम विश्रांति काल। और इसे व्यक्त करते हैं टॉ से। टॉ टॉ कहते हैं इसको, जिसमें TA टॉ, करेक्ट। और ये लैम्डा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो शब्द हम काम में ले रहे हैं, माध्यम पद क्या है, विश्रांति काल क्या है, क्लियर है। टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय, तो औसत समयांतराल है, उसे हम कहेंगे विश्रांति काल, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रभाव। अब यदि हम एक बाहर से विद्युत क्षेत्र E आरोपित करें तो क्या होगा। आवेशित कण है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल लगता है, देखिए किस प्रकार से। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अपवाह वेग। इसी से संबंधित है, पूछा गया काफी बार, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। देखिए, जब बाहर से हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, ये मान लीजिए धनावेश और ये ऋणावेश, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जालक में स्थानीकृत आयन, और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं E की दिशा कहां होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये E की दिशा है। धनावेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, परंतु अब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी पहले जो यादृच्छिक गति थी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, यहां इसकी टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद दिशा चेंज हो गई, फिर विद्युत क्षेत्र के कारण एक निश्चित दिशा को प्राप्त करेगा, फिर टक्कर हो जाती है। तो टक्कर तो लगातार होगी और टक्कर के पश्चात दिशा में भी परिवर्तन होता है, परंतु लगातार विद्युत क्षेत्र आरोपित है तो बल भी कार्य करता है, करेक्ट। तो इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने का प्रयास करते हैं, एक निश्चित दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं, और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है उन्हें अपवाह वेग कहते हैं। उस वेग को अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग कहलाता है। लिख सकते हैं डेफिनेशन, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग कहलाता है। अब हम यहां पर आप देखेंगे बुक में अपवाह चाल भी उपयोग में ली गई है। अब आपको समझना चाहिए कि अपवाह चाल क्यों काम में ली गई है। कारण यह है कि वेग एक सदिश राशि है, चाल हम केवल उसका परिमाण ले रहे हैं।
तो जो औसत चाल है उसे अपवाह चाल कहेंगे, क्योंकि अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा चेंज हो रही है, तो अपवाह वेग का जो औसत है एक तरह से वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि दिशा निश्चित नहीं है। तो इसलिए हम अपवाह चाल को भी डिफाइन करते हैं। औसत चाल, अगर अपवाह चाल की परिभाषा पूछी जाती है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल अपवाह चाल कहलाती है, क्योंकि अपवाह चाल में हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसकी गति की बात हो रही है, केवल उसका जो परिमाण है वेग का उसकी बात हो रही है। क्लियर है? और अपवाह वेग को व्यक्त करते हैं vd से। vd से व्यक्त किया जाता है, d यानी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल d का मीनिंग है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है अपवाह। क्लियर? अब अगर हम कंपैरिजन समझें, यहां एग्जाम में केवल आपसे हम डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, लेकिन यहां जो हम फैक्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि अपवाह वेग मान लो vd है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने का प्रयत्न करते हैं, तो एक निश्चित दिशा में उनका जो औसत वेग है उसे हम अपवाह वेग कहते हैं, या चाल को अपवाह चाल कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। एक चीज आप ये भी ध्यान दें, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का धन आवेश की ओर या धन टर्मिनल की ओर गति करना अपवाह कहलाता है, अपवाह। और इसके अनुसार जो चाल है या वेग है उसे अपवाह वेग या अपवाह चाल कहते हैं, उसके संगत इसका नाम रखा गया है। राइट? अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था, तब अगर जो वेग औसत चाल हम लें, चाल की बात कर रहे हैं क्योंकि औसत वेग उस स्थिति में शून्य होता है, लेकिन औसत चाल जो है अगर हम दिशा हटा दें तो उस स्थिति में जो औसत चाल है वो v एवरेज से व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए औसत चाल शून्य नहीं होती है, क्योंकि चाल तो गति से संबंधित है, गति वहां हो रही है तो चाल शून्य कैसे हो सकती है? तो औसत जो चाल है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है तब, और आरोपित करने के पश्चात जो औसत चाल है vd, ये मान बहुत अधिक होता है, और ये लगभग 10 की पावर 10 गुना अधिक होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 10 की पावर 10 गुना ये मान अधिक होता है इलेक्ट्रॉन। राइट? तो ये तो एक फैक्ट है जो हमने डिस्कस किया है। फिर भी अगर पूछा जाए प्रश्न कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत चाल तथा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में औसत चालों में क्या संबंध होता है, तो आप या किस राशि का मान अधिक होता है, तो आप ऐसा ना समझें कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चाल में वृद्धि होगी। नहीं, एक ही दिशा में गतिशील होने के कारण आयनों से टक्कर बढ़ जाती है, एक निश्चित दिशा में गति होगी, सभी इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो आपस में टक्कर बढ़ती है। करेक्ट? तो ये था अपवाह वेग। अब हम अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनमें संबंध है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते हैं तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन तेजी से धन टर्मिनल की ओर गति करेंगे, और विद्युत क्षेत्र का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गति करेंगे, तो चाल में अंतर होगा। तो अपवाह चाल किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अपवाह चाल विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो इसको हम संबंध को प्राप्त करते हैं न्यूटन के गति का नियम उपयोग करते हैं। न्यूटन के जो गति के समीकरण है, गति के जो समीकरण है उनको अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर vd और e में संबंध प्राप्त करेंगे। करेक्ट? अब पहले तो हम इस पर बल निकालें, क्योंकि गति के समीकरणों में त्वरण की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल का मान कितना है? -e। इलेक्ट्रॉन पर बल का मान है -e क्यों? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, या यूं समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति या बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, तो ये नेगेटिव चीज का सिग्निफिकेंस हुआ। अब त्वरण कितना हुआ? यदि इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान स्मॉल m है, तो F बराबर क्या होता है, m a सदिश। a का मान F अपॉन m, F की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस अपॉन, ये है एक्सेलरेशन। विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण इस पर त्वरण कार्यरत करता है। त्वरण यानी वेग में वृद्धि, और ये वेग में वृद्धि कब होती है, जब एक टक्कर हुई फिर दूसरी टक्कर होती है, उसके बीच में टक्कर होने के पश्चात उसकी ऊर्जा में कमी होती है, ऊर्जा खोता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऊर्जा में वृद्धि कब होगी, माध्य मुक्त पथ पर, जो मुक्त पथ है उस पर ये त्वरण आरोपित होता है। टक्कर होने के पश्चात उसके वेग में कमी होती है और दिशा में भी परिवर्तन होता है। अब हम समझें कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं था उस स्थिति में वेग u था, त्वरण a है और t समय में ये टक्कर हो रही है। देखिए गति का समीकरण आरोपित करते हैं सबसे पहले v इक्वल्स टू u प्लस kt। प्रारंभिक वेग u, a त्वरण के कारण t समय में उसका वेग v हो जाता है। क्लियर? अब यहां हम त्वरण का मान पुट करते हैं। अब हमें इस समीकरण का औसत लेना होगा, क्योंकि जो अपवाह चाल है वो क्या है, अपवाह चाल औसत वेग है, औसत चाल है। तो पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, v इक्वल्स टू u माइनस e अपॉन m t। ये भी सदिश राशियां हैं v और u। अब अगर इस समीकरण का औसत लिया जाए सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत के, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की समीकरण है और सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए हम क्या ले रहे हैं, औसत। औसत लेने पर देखिए ये तब है जब एक तरह से उस पर एक तरह से आप ये मान सकते हैं प्रारंभिक वेग है इसका, इनिशियल वेलोसिटी माइनस e अपॉन m t का औसत लेंगे, यहां समय का औसत लिया जाएगा। ये किसको व्यक्त करेगा, vd को। औसत जो वेग है, औसत वेग है उसको vd से व्यक्त किया जा रहा है। अब ये जो वेग है u, ये यादृच्छिक वेग है और इसका मान क्या होगा, 0 माइनस e अपॉन m t। टक्कर का जो औसत समय है उसको हमने व्यक्त किया था औसत, विश्रांति काल से। तो यहां से vd इक्वल्स टू हमें प्राप्त हो रहा है vd इक्वल्स टू माइनस e अपॉन m। तो आप देख सकते हैं E के मान में जितनी वृद्धि होगी Vd के मान में उतनी ही वृद्धि होती है। अगर केवल परिमाण के रूप में आप देखें Vd इक्वल्स टू E अपॉन m, केवल परिमाण, तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में आप इस तरह से लिखेंगे। करेक्ट? तो यह समीकरण अपवाह वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध को व्यक्त करता है। क्लियर? अब है गतिशीलता। मोबिलिटी, इंग्लिश में से कहते हैं मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। गतिशीलता का अर्थ आप किस तरह से समझ सकते हैं, आपने दो
सैंपल लिए, एक अलग धातु का एक दूसरे धातु का, दोनों पर समान विद्युत क्षेत्र आरोपित किया और समान सैंपल है, समान परिमाण के, समान मात्रा के, पदार्थ अलग अलग है, लेकिन अलग अलग पदार्थ, एक धातु ए और एक धातु बी, इस प्रकार से ये धातु ए और ये धातु है बी। यहां भी ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं और यहां भी ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है वो विद्युत क्षेत्र पर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन धातु किस प्रकार का है उस पर भी निर्भर करेगा। धातु में इलेक्ट्रॉन कितनी सरलता से गति कर सकते हैं ये इसके गुण के द्वारा निर्धारित होता है, पदार्थ के गुण द्वारा। तो ये पदार्थ का गुण है गतिशीलता। गतिशीलता जितनी अधिक होगी अपवाह चाल या वेग का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि Vd का मान विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगा। सभी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान समान होता है, परंतु पदार्थ का जो गुण है वो अभी हमने सम्मिलित नहीं किया है। यहां पर अगर धातु अलग अलग हैं तब क्या अपवाह चाल पर प्रभाव पड़ेगा? यस, प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अपवाह चाल होती है, तो यानी पदार्थ का गुण भी हमें सम्मिलित करना होगा। और पदार्थ का वो गुण जो गतिशीलता से संबंधित है, जो इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल से संबंधित है, वो उसे कहते हैं हम गतिशीलता। तो Vd का मान समानुपाती है, अपवाह चाल समानुपाती है E पर। विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, अपवाह चाल अधिक होगी। समानुपाती चिन्ह को अगर हम हटाएं तो म्यू ई लगा सकते हैं। म्यू समानुपाती नियतांक है जिसे हम गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। अब अगर हम ये समीकरण हमने डायरेक्ट लिखे अभी Vd इक्वल्स E अपॉन m, इसके साथ टॉ भी आएगा और अभी यहां हमने टॉ नहीं लिखा है तो इसको आप टॉ भी लिखेंगे इसके साथ में, E अपॉन m टॉ। इस समीकरण को और इस समीकरण को अगर हम एक साथ रखें तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है। देखिए यहां पर हमने टॉ को छोड़ दिया है तो आप टॉ भी रखें यहां। Vd इक्वल्स टू जो अभी हमने समीकरण लिखी थी माइनस E अपॉन m टॉ भी रहेगा। औसत जो समय था उसको टॉ से भी लिखेंगे, यहां हमने मिस्टेकली छोड़ दिया था इसको, राइट। अब हम Vd इक्वल्स टू म्यू ई और Vd इक्वल्स टू E अपॉन m टॉ, इन दोनों को बराबर रखें तो गतिशीलता का मान प्राप्त किया जा सकता है E अपॉन m टॉ। क्लियर है? E से E कैंसिल, तो म्यू का मान प्राप्त हुआ हमें E अपॉन m टॉ। क्लियर है? तो ये है गतिशीलता या मोबिलिटी। मोबिलिटी पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ के गुण से संबंधित है। क्लियर? इसको अगर आप इस तरह से डिफाइन करें Vd इक्वल्स टू म्यू ई, तो म्यू इक्वल्स टू Vd अपॉन ई। एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अपवाह चाल है उसका मान गतिशीलता के तुल्य होता है। एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह चाल का मान गतिशीलता को व्यक्त करता है, ये इसकी परिभाषा है। और ये इसका मान E अपॉन m टॉ से भी ज्ञात किया जा सकता है। मात्रक निकाल सकते हैं हम। इसका जो मात्रक है वो देखिए क्या होगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मात्रक गतिशीलता का मात्रक ये होगा मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर। V वोल्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर S माइनस 1V माइनस। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m अपॉन S गुणा m अपॉन V।
V यहां वोल्ट है, M यहां क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मात्रक है। यहां से आप इसको डेरिव कर सकते हो। छोटी सी परिभाषा है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। आपको अपवाद चाल दे दें और ई दे दें तो आप गतिशीलता प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस प्रकार से चैप्टर 5 में आज के लिए इतना ही। होपफुली आप समझ पाए होंगे। बहुत आसान है, लेकिन आप आज के टॉपिक में जो इमेजिनेशन है वो किस प्रकार से करनी है। आप मेटल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गैस को उसे क्यों माना, इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में उसे क्यों माना, इस पर आप जरा मंथन करना। दोनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो तब आप इसको डीपली समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन गैस जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार गति करते हैं, उसी प्रकार से अणुगति सिद्धांत में अणु इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, अणु गति करते हैं। तो दोनों में समानता होने के कारण हम उसे इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में मान रहे हैं। करेक्ट। होपफुली ये वीडियो समझ में आया आपको। थैंक यू।